डियर स्टूडेंट्स, आज जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं और वो बहुत ही बेसिक्स लेक्चर थे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो आई होप कि सारे स्टूडेंट ने उन्हें नोट कर लिया होगा और नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर बढ़ते रहेंगे द सिलेबस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सिलेबस बहुत इंटरेस्टिंग होने लगेगा और जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंस है नियर फ्यूचर में जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। ओके, तो आज एक नई प्रॉपर्टी देखते हैं और आप लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा सरफेस टेंशन को। आज कुछ हम गेट के या इंजीनियरिंग सर्विस के जो एग्ज़ाम है आईएएस के, उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन भी डिस्कस कराएंगे और दिखाएंगे आपकी जो आप पढ़ चुके हैं उससे कितने क्वेश्चंस आते हैं। मैंने बहुत कम क्वेश्चन रखे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन रखे, बहुत कम क्वेश्चन रखे हैं आईएएस के, लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कितना इम्पोर्टेंस है जो मैंने अब ये पढ़ाया है आपको, कितना इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट, या इसका जो सिलेबस मैंने अभी तक पढ़ाया है जो बेसिक्स है वो भी कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, तो आप लोग पहले से जानते हैं कि सरफेस टेंशन क्या है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो सरफेस टेंशन इज क्रिएटेड बिटवीन द टू सरफेस ऑफ द टू डिसिमिलर फ्लूइड्स। ठीक है, जब दो डिसिमिलर फ्लूइड्स किसी एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी इंटरफेस पे एक टेंशन डेवलप हो जाती है एंड दैट इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। तो इसमें डायग्राम में भी दिखाया है इन्होंने, देखो जैसे इन्होंने दिखाया है कि ये कोई मतलब टैंक है जिसमें वाटर भरा हुआ है या कोई लिक्विड है, दिस इज द लिक्विड, और यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम है जैसे एयर। एयर भी एक तरह का फ्लूइड है जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें मान लिया वाटर है। ठीक है, तो व्हेन द टू टू डिसिमिलर फ्लूइड्स आर मीट, वाटर और एयर दोनों मीट कर रहे हैं इस इंटरफेस पे तो क्या होगा, ये बताना चाह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स अंदर है वो अदर मॉलिक्यूल्स के थ्रू एक अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू, इस तरह से जैसे ये मॉलिक्यूल्स है इसके चारों तरफ और भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस तरह से कई मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस तरह से। तो क्या है, ये देखा जाए तो पूरा पूरा जो मॉलिक्यूल्स है ये मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है क्योंकि इस पे चारों तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसी तरह से ये मॉलिक्यूल जो है दूसरे मॉलिक्यूल्स पे चारों तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, अपनी तरफ खींच रहा होगा उसे। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स इंटरफेस पे नहीं है, इंटरफेस से नीचे हैं, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे कि सारे मॉलिक्यूल्स एक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, ठीक है अब नीचे तो वाटर है, ऊपर एयर है, तो जो सी पॉइंट है यहाँ पे अगर वाटर का मॉलिक्यूल है, कोई वाटर का मॉलिक्यूल होगा, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसे वाटर के मॉलिक्यूल से एक कोहेसिव फोर्स से खींचेंगे। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर हैं वो एयर के हैं, तो एयर के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स को एडेसिव फोर्स से हमेशा खींचेंगे। तो अगर जो कोई फोर्स डेवलप होता है, फोर्स डेवलप्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल ऑफ सेम सबस्टांस, अगर सेम सबस्टांस के बीच में कोई फोर्स लगता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स और डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, डिफरेंट सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स, सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, तो जो एडहेसिव फोर्स है दैट इज ऑलवेज लेस देन द कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स हमेशा क्या होगा, कोहेसिव फोर्स से कम होगा। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसे अदर वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोहेसिव फोर्स, और जो एयर के मॉलिक्यूल हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं एडहेसिव फोर्स से। अब ये वाला फोर्स ज्यादा है और ये वाला फोर्स कम है, तो क्या होगा, ये जो इंटरफेस है इसके अंदर एक टेंशन डेवलप हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये जैसे ये स्ट्रेट नहीं होगी, जैसे ये स्ट्रेट दिखाई है, स्ट्रेट नहीं होगी, कुछ स्ट्रेच हो जाएगी यहाँ पे,
और इस सरफेस के अंदर एक टेंशन डेवलप हो जाएगी, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में, किन्हीं दो डिसिमिलर फ्लूइड के मिलने की वजह से उनके इंटरफेस पे एक टेंशन डेवलप हो जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन, इसलिए उसका नाम भी सरफेस टेंशन दिया गया है। अब ये जो सरफेस टेंशन है, ये मेजर कैसे की जाएगी, मतलब आप मेजर कैसे करोगे इसे, अगर आपको मेजर करने को कहा जाए तो हाउ यू विल मेजर इट, यू विल मेजर बाई सम कोफिशिएंट, किसी वेरिएबल के थ्रू मेजर किया जा सकता है। तो वही हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो नीचे लिखा है, सो व्हेन वन फ्लूइड कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द अदर फ्लूइड, then due to intermolecular force of attraction of fluid particle, the upper layer of the fluid is stretched, and that is known as the surface tension. The tension in the surface is measured by the coefficient of surface tension. So the coefficient of surface tension is the of ratio of force developed over the surface per unit length of the surface. तो इसे हमने क्या किया, एक कोफिशिएंट है सिग्मा एस से डिफाइन करते हैं, the force developed over the surface divided by length of the interface। तो इसकी यूनिट हो जाती है न्यूटन पर मीटर। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे कोई फ्लूइड है, कोई लिक्विड है, अगर किसी टैंक में भरा हुआ है, तो उसका जो सरफेस होगा यहाँ से, वो स्ट्रेट ना होके, जैसे ये स्ट्रेट दिखाया गया, स्ट्रेट ना होके कुछ इस तरह से हो जाता है, ये इस तरह से ना होके कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, और फ्लूइड इस तरह से इसके अंदर भरा रहेगा। तो ये इस तरह से हो गया, रस्सी की तरह हो गया, जैसे ना किसी रस्सी को हमने बाइंड कर दिया, उसके अंदर कुछ कपड़े लटका दिए हो तो वो टेंशन में आ जाता है, उसी तरह से ये सरफेस टेंशन में आ जाती है, इसे हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सिंपल डेफिनेशन है, एक वर्ड में हम, एक लाइन में हम सीधी सीधी डेफिनेशन बोलेंगे। व्हेन द टू डिसिमिलर फ्लूइड्स आर मीटिंग एट द सरफेस, then their surface develop a tension, and that is known as the surface tension, and it is measured by the surface tension coefficient sigma x, and it is equal to force divided by length, that is इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर। तो सिंपल है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कभी कभार आईएएस में इन पे काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द सरफेस टेंशन। तो सबसे पहला देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, surface tension of the fluid depend upon the substance nature, like water and mercury have the surface tension। वाटर की सरफेस टेंशन आप याद रखेंगे, आज के बाद बार बार न्यूमेरिकल में आएगी, 0.073 न्यूटन पर मीटर। मरकरी की सरफेस टेंशन ज्यादा है, 0.440 न्यूटन पर मीटर, ये याद रखेंगे। तो पहला पॉइंट ये बताया कि जो सरफेस टेंशन होगी किसी भी फ्लूइड की, वो उस सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल, वाटर की सरफेस टेंशन विद रेस्पेक्ट टू एयर अलग है, मरकरी की विद रेस्पेक्ट टू एयर अलग है, एल्कोहल की अलग होगी, गैसोलीन की अलग होगी। ठीक है, इसलिए लिख दिया है 0.44 सराउंडेड बाई एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है ना, तो एटमॉस्फेरिक एयर के रेस्पेक्ट में सरफेस टेंशन सब्सटेंस की अलग अलग होगी, और वो डिपेंड करेगी कि वो सब्सटेंस है कौन सा। सेकंड पॉइंट, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, द सरफेस टेंशन, या टेम्परेचर नहीं होगा, surface tension of liquids is depend upon the temperature, and by increasing the temperature surface tension is decreased, and it is equal to 0 at the critical point। The critical point of the water 373.946 डिग्री सेंटीग्रेड and pressure is equal to 22 megapascal। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप थर्मोडायनेमिक्स में भी काफी कुछ ना कुछ इसमें यूज हो गया है। तो पहली चीज, अगर हम टेम्परेचर राइज करेंगे, सरफेस टेंशन रिड्यूस होगी। ओके, अब किस हिसाब से रिड्यूस होगी, अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर पे वाटर के पे पहुंच जाए। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे क्रिटिकल पॉइंट है आपका 373.946 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इस टेम्परेचर से एवं वाटर को हीट करते हैं या इस टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं, तो सरफेस टेंशन आपकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सुपर क्रिटिकल बॉयलर, उनमें बेनिफिट क्या रहता है, उनमें स्टीम प्रोड्यूस करने का, कि जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर से अब पहुंचते हैं हम, सरफेस टेंशन आपकी जीरो हो जाती है, और जैसे ही सरफेस टेंशन आपकी जीरो हो गई, द बबल फॉर्मेशन इज जीरो। तो कोई बबल फॉर्मेशन नहीं होगा, नो बबल फॉर्मेशन, क्योंकि बबल फॉर्मेशन अपने आप में एक प्रॉब्लम है। बबल फॉर्म होंगे, बबल फॉर्म होंगे, उसमें एयर भरेगी, एयर भरेगी, वो
जाके सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, सरफेस की इरोजन होगा, सरफेस खराब होगा। तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर का बेनिफिट क्या है? जैसे ही हम क्रिटिकल टेम्परेचर से अब उसे हीट करते हैं तो बबल्स फॉर्मेशन घट जाते हैं और हमारी जो मटेरियल की कॉस्ट है फालतू की वो खर्च नहीं होती। ठीक है, अब आप क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है तो ये आप पढ़ें थर्मोडायनेमिक्स में, इसे यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट है, आप ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर इज निग्लेक्टेड। तो सरफेस टेंशन पे सरफेस टेंशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, इट इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सरफेस टेंशन ऑफ द सब्सटेंस कैन बी चेंज्ड बाय मिक्सिंग इम्प्योरिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देयरफॉर सर्टेन, ये दो बार लिख गया है, सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड surfactants कैन बी एडेड टू लिक्विड टू डिक्रीज इट्स सरफेस टेंशन। फॉर एग्जांपल सोप डिटर्जेंट लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स कर देते हैं किसी लिक्विड में तो उसकी सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा है, जैसे हम कपड़े धोते हैं तो हम क्या करते हैं, वाटर में डिटर्जेंट मिक्स कर लेते हैं। डिटर्जेंट मिक्स करने की वजह से इसकी सरफेस टेंशन लिक्विड की कम हो जाती है, और जब इसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है तो ये कपड़े जो भी उसके बहुत स्मॉल स्मॉल पोर्स हैं उनके अंदर भी वो जाके उसकी सफाई कर देता है। तो कितना हमें समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि सरफेस टेंशन सिग्मा एस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, पहली चीज। सिग्मा एस इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रेशर, इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रेशर। तीसरी तीसरी चीज, सरफेस टेंशन इम्प्योरिटीज पे डिपेंड करेगी। अब हम कुछ मटेरियल है उसमें मिक्स कर देंगे, उसकी वजह से उसकी सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगी। और सरफेस टेंशन सबस्टांस के नेचर पर डिपेंड करेगी। तो वाटर की अलग होगी, मरकरी की अलग होगी। वाटर की आपको याद करके रखनी है, मरकरी की भी याद करके रखनी है, क्योंकि ये चीज हमें माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। 0.073 न्यूटन पर मीटर याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ने खुद इस चीज को पहले पढ़ा होगा। यू शेप्ड वायर फ्रेम मेथड फॉर मेजरिंग द सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन मेजर कैसे की जाए? तो आप लोग जानते हैं जो भी कोई भी चीज मेजर करनी है तो कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाता है इंसान के, इससे मेजर करें। तो इन्होंने क्या किया, सिंपल एक वायर है, ये वायर है, वायर फ्रेम मेथड है। इसके अंदर एक वायर है, दो वायर इस तरह से, और इसमें फिट कर दिए गए, एक वायर ये हो गया, एक वायर ये हो गया। ठीक है, और अब इसमें क्या करेंगे हम, इसे सिंपली हम जिस लिक्विड का सरफेस टेंशन मेजर करना उसे डिप कर देंगे। जब डिप कर देंगे तो क्या होगा कि जैसे सोप में डिप कर दिया तो सोप यहाँ पे लेयर्स फिट हो जाएगी। जब सोप की लेयर फिट हो जाएगी तो यहाँ पे वो एक फोर्स अप्लाई करेगी सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, यहाँ सरफेस टेंशन लगेगी इन दोनों पे, इस वाले वायर पे भी, इस वाले वायर पे। वो क्या करेगी, इस वायर को यहाँ से यहाँ तक सपोज करो डेल्टा एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस तरह वर्क खर्च हुआ इसे डिस्प्लेस करने में, उसके हिसाब से सरफेस टेंशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो, मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन के जो फोर्स कितना लगेगा अगर जो इस सरफेस पे सिग्मा एक्स सरफेस टेंशन है, तो फोर्स डेवलप्ड ऑन द वायर पेरीफेरी, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स की यूनिट क्या, इसकी सिग्मा एस की यूनिट क्या थी, न्यूटन पर मीटर। तो कितनी लेंथ पे लगा, देखो ये डिस्टेंस बी है, एक वायर पे लगा, दूसरे वायर पे बी इंटू 2b। ठीक है, ये आ गया न्यूटन में। अब अगर ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, जिस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस, तो सिग्मा एक्स इंटू 2b इंटू डेल्टा एक्स। तो सिग्मा एस इंटू 2b डेल्टा एक्स, ये आ गया। अब देख सकते हैं 2b डेल्टा एक्स है क्या, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, देखो ये जो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा b इंटू डेल्टा एक्स। अब जैसा सरफेस इधर है वैसा ही सरफेस अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसका टोटल एरिया कितना हो गया, 2b इंटू डेल्टा एक्स। तो ये है क्या, एक तरह से चेंज इन एरिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चेंज इन एरिया। तो ये हो गया सिग्मा एक्स इंटू डेल्टा ए। तो ये हो गया आपका वर्क डन। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, डेल्टा ए। अब देखो यूनिट क्या हो गई इसकी,
न्यूटन पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो क्या बचा न्यूटन मीटर, ये क्या हो गया जूल। तो आपका वर्क डन जो है जूल में आ गया। आज के बाद इसे डेरिवेशन को भी याद रखेंगे और ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। ये फॉर्मूला हमने आपको क्यों बताया है ये आप अभी समझ लेंगे। तो क्या है कि सरफेस टेंशन में अगर आप वर्क डन जो होगा दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन सिग्मा एस, ठीक है, इनटू चेंज इन सरफेस एरिया। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक। तो वर्क डन हमारा कितना आया था, तो वर्क डन हमारा आ गया था 0.69 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये आपका आंसर था, ठीक है। अब हम आगे की स्लाइड देखते हैं, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कोई ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुई, ठीक है, जैसे ये आपकी ड्रॉपलेट है, ठीक है, इसके बाहर क्या है एयर, और इस ये आपका वाटर की ड्रॉपलेट्स है। तो एक तो ये सरफेस हो गया, यहाँ पे वाटर है और यहाँ एयर है, तो इन दोनों की वजह से इसकी इंटरफेस में क्या होगा, एक टेंशन डेवलप हो जाएगी, उसे हम सरफेस टेंशन कहेंगे। अब हम इसे बीच में से कट करूं तो देखो ये सरफेस टेंशन इसकी पूरी पेरीफेरी पे इस तरह से लगेगी सिग्मा, और जो प्रेशर होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो अंदर प्रेशर दोनों का डिफरेंस होगा और वो अंदर की तरफ अप्लाई होगा, तो क्या होगा चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी, ये इसके इस एरिया पे लगेगा, तो पाई 4 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एस इंटू इसकी पेरीफेरी कितनी है पाई इंटू डी, पाई डी से पाई डी कैंसिल आउट, और डेल्टा पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा एस डिवाइड बाई डी। ये आपका प्रेशर डिफरेंस आएगा ड्रॉप के केस में, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। अब आप इस फॉर्मूले से देखो, अगर डायमीटर ज्यादा होगा तो प्रेशर डिफरेंस कम होगा। ये प्रेशर डिफरेंस एक्चुअली है क्या, द प्रेशर डिफरेंस इज नथिंग बट इज डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ड्रॉप इंटरनल प्रेशर। तो ड्रॉप के अंदर मान लिया P1 प्रेशर है और एटमॉस्फेयर प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो डेल्टा P है क्या, ड्रॉप के अंदर का जो प्रेशर है माइनस एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक, इसे ही डेल्टा P बोलते हैं। अगर डायमीटर D बढ़ता है तो डेल्टा P क्या होगा, कम होगा। एक लिमिट ऐसी आएगी कि P1 माइनस P एटमॉस्फेयर दैट इज नियर बाई इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि जो अंदर का ड्रॉप का प्रेशर होगा P एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा, तो आपकी ड्रॉप ब्रेक हो जाएगी। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कई बार आप सोप बबल्स बनाते हैं, तो जैसे ही उनका डायमीटर बढ़ता चला जाता है, जैसे ही उनका डायमीटर बढ़ता चला जाता है वो फूट जाते हैं। स्मॉल डायमीटर के होते हैं तो स्ट्रांग होते हैं, स्मॉल डायमीटर का ड्रॉप है तो मतलब प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है यानी P1 इज वेरी ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर। जब एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा होगा तो एटमॉस्फेयर जो है इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा, और जब एटमॉस्फेयर प्रेशर उससे ज्यादा हो जाएगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये छोटी सी चीज है, आप याद रखें इसे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब सरफेस टेंशन और हॉलो बबल्स, वहां मैंने क्या पढ़ाया, सरफेस टेंशन ऑन ए ड्रॉप, ड्रॉप के अंदर सरफेस टेंशन का क्या था। अब बबल के अंदर क्या है, मैंने नोट करके यहाँ याद रखने के लिए कह दिया है, बबल इज ऑलवेज डबल, ठीक है। यानी कि अभी आपने क्या किया था, ड्रॉप को जब कट किया था तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक लेयर ही सिर्फ बनती है, क्या बनती है, सिर्फ एक लेयर बनती है, तो एक पेरीफेरी पे सिग्मा एस लगता है। लेकिन सोप बबल के अंदर क्या है, उसके अंदर दो लेयर्स डेवलप होती हैं, कितनी लेयर, दो लेयर डेवलप हो जाती हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया बबल इज ऑलवेज डबल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपने प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी इंटू पाई 4 इंटू डी स्क्वायर, जैसे पहले लग रहा था ड्रॉप पे वैसे ही लगेगा, इंटू सिग्मा एस इंटू 2 पाई डी हो जाएगा। तो डेल्टा पी जो आएगा वो 8 सिग्मा एस डिवाइड बाई डी आ जाएगा, फॉर्मूले में बस इतना अंतर है। तो अगर न्यूमेरिकल ड्रॉप पे आता है तो आप डायरेक्टली यूज करें डेल्टा पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा एस डिवाइड बाई डी। अगर न्यूमेरिकल में बोल देता है वो सोप बबल है, क्या बोल देता है, सोप बबल है, तो 8 सिग्मा एस दो गुना हो जाएगा डिवाइड बाई डी। ये दो फॉर्मूले आप याद रखें तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। इसके बाद आगे देखते हैं, एक न्यूमेरिकल आया है ये IES 2000
2015 के पेपर में आया है। ये मैंने पेपर दिया था उस समय, 2013 के बाद कई बार पेपर दिया, तो ये डायरेक्टली आया था, तो मैंने अपने बुकलेट से वही रखी हुई है, उन्हीं से उठा लिया। तो देखो न्यूमेरिकल, द प्रेशर इनसाइड इज सो बबल ऑफ 50 मिलीमीटर डायमीटर, आपको डायमीटर दे दिया 50 mm, ठीक है, इज 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर डिफरेंस आपको दे दिया 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एबव द एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसने बोल दिया कि एटमॉस्फेयर प्रेशर से एबव है, यानी कि जो बबल है, बबल के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से कितना ज्यादा है, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप बबल, तो सरफेस टेंशन क्या होगी सोप बबल की, सिंपल फॉर्मूला, बबल इज ऑलवेज डबल, ठीक है, यहाँ सिग्मा एस इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू डी डिवाइड बाई 8, 25, डायमीटर 50 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 8। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा एस की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 0.15625 न्यूटन, सॉरी 0.15625 न्यूटन पर मीटर आएगी। तो पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आईएएस में देखो सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को डाला हुआ है। अब अगर किसी न्यूमेरिकल में, ध्यान रख लेना, छोटी छोटी चीजें हैं, एयर बबल बोल दिया, देखो न्यूमेरिकल में क्या बोल दिया, एयर बबल, तो मैंने नोट करके लिख लिया है, इन केस ऑफ एयर बबल ओनली वन लेयर इज फॉर्म, सो इट इज बिहेव लाइक ए वाटर ड्रॉपलेट्स, तब आप कहूंगा 8 सिग्मा बाई डी नहीं लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे, 4 सिग्मा बाई डी लगाएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखते हैं, इफ सरफेस टेंशन ऑफ एयर वाटर इंटरफेस इज इतनी दी हुई है, आपको याद भी होगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड एयर, आउटसाइड प्रेशर ऑफ एन एयर बबल ऑफ डायमीटर इतना, ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ एयर बबल ऑफ डायमीटर इतना। तो डायमीटर आपको दिया 0.02 मिलीमीटर, आपसे प्रेशर डिफरेंस पूछा है, सरफेस टेंशन आपको याद ही है 0.073 न्यूटन पर मीटर। तो मैंने बताया एयर बबल ड्रॉपलेट की तरफ वर्क करता है, तो डेल्टा पी इक्वल टू 4 सिग्मा एस डिवाइड बाई डी, तो 4 इंटू 0.073 डिवाइड बाई डायमीटर 0.02 इंटू 10⁻³ तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करें, 4 इंटू 0.073 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई, कितना आएगा देखो एक बार, 4 इंटू 0.073 डिवाइडेड बाई 0.02 इंटू 1000, तो ये आएगा 14600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, उसमें कितना था ज्यादा, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ बहुत ज्यादा है। ये सिंपल क्वेश्चन था एयर बबल्स के ऊपर। तो अब आप एकदम क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब देखो ये न्यूमेरिकल मैंने कुछ डाले हैं, जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड मैंने लास्ट टाइम पढ़ा दिया था लास्ट लेक्चर में, लेकिन मैं न्यूमेरिकल नहीं करा पाया था। ये आईएएस का क्वेश्चन है, और आईएएस 2014, और ये भी आईएएस 2014 का क्वेश्चन है फ्लूइड का, और दोनों आए इससे, नहीं नहीं, ये आईएएस 2017-18 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो न्यूटोनियम फ्लूइड इज वन विच, न्यूटोनियम फ्लूइड कौन सा, इज ए विस्कस बट इनकम्प्रेसिबल, कोई मतलब नहीं है, हैज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द शियर स्ट्रेस एट द रेट ऑफ एंगुलर डिफ्लेक्शन, ठीक है। तीसरा क्या दिया, एक्सिट एंड इंक्रीज इन विस्कोसिटी विद इंक्रीज इन रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, तो मैंने कहा था विस्कोसिटी बढ़ती नहीं है, आप लोगों को बताया था न्यूटन्स लॉ में क्या था, न्यूटोनियम फ्लूइड में, कि विस्कोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है बाय इंक्रीजिंग डेल यू बाई डेल वाई, इसने क्या कहा, इंक्रीज द विस्कोसिटी, तो ये गलत हो गया। एग्जिबिट डिक्रीज इन विस्कोसिटी, डिक्रीज भी नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, और पहला वाला तो गलती है, तो ये वाला आपका सही हो गया। अब देखो क्वेश्चन, अनलाइक द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दिस इज ड्यू टू, मैंने बताया था कि विस्कोसिटी जो होती है, विस्कोसिटी म्यू, ठीक, वो लिक्विड की टेम्परेचर बढ़ाने से तो कम हो जाती है, लेकिन विस्कोसिटी जो गैसेस की होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाती है। कारण क्या दिया था, लिक्विड की कम क्यों हो जाती है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल विस्कोसिटी को क्यों डेवलप होती है, कोहेसिव फोर्स की वजह से, किसकी वजह से,
कोहेसिव फोर्स की वजह से, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं उनके बीच में कोहेसिव फोर्स घटता है, मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स कम लगने लगता है। तो कोहेसिव फोर्स कम होने लगता है तो विस्कोसिटी कम हो जाती है। लेकिन गैसेस के अंदर विस्कोसिटी क्यों बताई थी? क्योंकि उनके पार्टिकल एक दूसरे से स्ट्राइक करते रहते, तो मॉलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर होने की वजह से विस्कोसिटी होती है। अब आपने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, हीट सप्लाई कर दी, टेम्परेचर और बढ़ गया। जब टेम्परेचर बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स और हाई स्पीड पर मूव करने लगे, एक दूसरे से स्ट्राइक करने लगे, तो विस्कोसिटी क्या है उनकी, बढ़ गई। तो देखो क्या यही पूछा, अनलाइक द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड द विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज्ड कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ऐसा तो है नहीं। इंक्रीज मोमेंटम ट्रांसफर इन द मॉलिक्यूल्स, यही सही है। डिक्रीज द मोमेंटम ट्रांसफर इन मॉलिक्यूल्स, इंक्रीज इन बोथ कोहेसिव और ईगर, तो ये वाला सही है। तो आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन जो हैं, जो मैंने पहला चैप्टर आपको पढ़ाया बेसिक्स, उससे पूछा गया। ये क्वेश्चन भी 2017 और 18 में आया हुआ है, देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स एग्जिबिट ए सर्टेन शियर स्ट्रेस एट जीरो शियर स्ट्रेन रेट, ओके, followed by straight line relationship between the shear stress and shear strain rate। ये कह रहा है ऐसा कौन सा फ्लूइड है जिसके अंदर जीरो शियर स्ट्रेन है लेकिन उसके अंदर शियर स्ट्रेस है, उसके बाद लीनियर रिलेशनशिप होता है। तो मैंने ये बताया था फ्लूइड एक, जिसके अंदर शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाती है, आप स्ट्रेन डेवलप करें डेल यू बाई डेल वाई होने के बावजूद भी उसके अंदर शियर स्ट्रेस होती है लेकिन स्ट्रेन दिखाई नहीं देती। तो वही कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड एग्जिबिट ए सर्टेन शियर स्ट्रेस एट जीरो शियर स्ट्रेन रेट। यहाँ देखो शियर स्ट्रेन रेट तो जीरो है लेकिन शियर स्ट्रेस डेवलप हो गई। व्हाट आफ्टर दैट इट फॉलो इट बिहेव लाइक एज ए न्यूटोनियम फ्लूइड, मैंने बताया था। तो ये कौन सा फ्लूइड होता है? बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं? बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। तो वही इसने बताया, आइडियल बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। न्यूटोनियम तो है नहीं, पीसूडो प्लास्टिक है नहीं, और डायलेंटेड है ही नहीं, क्योंकि दूसरा डायग्राम मैंने ये बताया था, इसमें डायलेंटेड ये था और पीसूडो प्लास्टिक ये था। ये डी था, ये पी था, ये न्यूटोनियम था, और ये आपका बिंगम हो गया। तो ऐसे याद कर लो, पी डी से ऊपर की तरफ चलते चले जाओ इन तीन में, तो डी एन पी इस तरह से आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि कितना इंटरेस्टिंग है फ्लूइड मैकेनिक्स और कितने आईएएस में क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। इसलिए इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें, और बेसिक्स में जितना मैंने आपको पढ़ा दिया इसी से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, गेट में भी आए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को लगाएं, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ द विस्कोसिटी पे, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो इन वीडियोस को अच्छे से देखें और प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं, इन क्वेश्चनों को नोट करते जाएं, और इन क्वेश्चनों को आईएएस के लास्ट ईयर के, गेट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन, इसरो के क्वेश्चंस, ये सब लगाओ, तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।